स्टूडेंट MLB गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा कक्षा M.Com प्रीवियस सब्जेक्ट जो व्यावसायिक प्रशासन है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। पेपर अपना उसमें जो 4 पेपर, उसमें से फर्स्ट पेपर है प्रबंध के सिद्धांत एवं व्यवहार, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। उसमें टॉपिक है निर्देशन की तकनीकें, घटक या क्षेत्र, स्कोप, कंपोनेंट्स, टेक्निक्स ऑफ डायरेक्शन। इस वीडियो में हम जो चैप्टर है निर्देशन डायरेक्शन, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है निर्देशन की तकनीकें, घटक या क्षेत्र। एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे निर्देशन के क्षेत्र या तकनीकें, टेक्निक्स ऑफ डायरेक्शन कौन कौन से हैं। सबसे पहले यहाँ पे 8 की निर्देशन की जो तकनीक है वो 1 से लेकर 8, इनका हम 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले है आदेश निर्देश, ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस। आदेश निर्देश, हम ये जानते हैं कि आदेश निर्देश यानी ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शन के द्वारा प्रबंधक अपने अधीनस्थ को ये बताता है कि उन्हें कौन से कार्य करने हैं, उन्हें कब, किस प्रकार, किन साधनों से कार्य को करना है। कभी कभी कार्य नहीं करने के लिए तो कभी कभी पुराने आदेशों में परिवर्तन करने के लिए आदेश निर्देश प्रसारित किए जाते हैं या दिए जाते हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि आदेश निर्देशों का संस्था में सफल संचालन में प्रबंध की सफलता में महत्वपूर्ण स्थान होता है। आदेश निर्देशों का संस्था के सफल संचालन में एवं प्रबंध की सफलता में महत्वपूर्ण स्थान होता है। अतः आदेश निर्देश यानी ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस उचित एवं पूर्ण तथा स्पष्ट होने चाहिए। जहाँ तक संभव हो ये लिखित ही होने चाहिए। इनकी भाषा एवं इनका स्वरूप अधीनस्थ की योग्यता के अनुरूप ही होना चाहिए। लिखित में होंगे, रिटर्न में होंगे तो अच्छा होगा। इसके अलावा अधीनस्थ की योग्यता के अनुरूप ही होना चाहिए। इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि आदेश और निर्देश के माध्यम से कार्य को नियमित एवं व्यवस्थित किया जाना संभव ही नहीं, अपितु उन्हें कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है। ओके, कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन आदेश और निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक बात यह है कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक समय एक ही व्यक्ति आदेश निर्देश दे, अनेक नहीं दे। ओके, ये ध्यान रखना है। आदेश निर्देश क्या होना चाहिए, को अगर प्रभावी बनाना है तो आदेश एक समय पर एक ही व्यक्ति आदेश निर्देश दे। इसके अलावा ये व्यवहार में क्रियान्वित भी होने वाले हो और अधीनस्थ से सहयोग भी मिले, तो ये इम्पोर्टेंट इसमें बात है। इंग्लिश में orders and instruction, issuing orders and instructions to do or not to do a work is a technique. It helps not only to get the work done, but it also helps to motivate subordinates to work but in order to achieve success. It is important that the orders should be issued by only one person. Okay, only one person, and they should be practical in their approach. तो इस प्रकार निर्देश के तकनीकी में सबसे पहले जो आदेश निर्देश है वह। अब दूसरा है अधिकारों का प्रत्यायोजन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसके अंतर्गत निर्देश की एक तकनीक अधिकारों का प्रत्यायोजन भी है। इसके अंतर्गत उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों को अधिकार सौंपे जाते हैं ताकि कार्य को पूर्ण क्षमता से निष्पादित किया जा सके। लेकिन ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है कि अधिकारों एवं दायित्व में समानता होनी चाहिए, बैलेंस बना होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अधिकार ज़्यादा दे दिए दायित्व कम, या उसका उल्टा भी नहीं होना चाहिए, दायित्व अधिक और अधिकार कम। ओके, लायबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ या राइट्स क्या होने चाहिए, समान होने, सिमिलर होनी चाहिए, अन्यथा इनका दुरुपयोग होने की संभावना या कार्य नहीं करने की संभावना बनी रहती है।
It is another technique, and under this technique that subordinates are given power to so that they can perform their duties effectively. But at the time of the delegation of authority, it should be ensured that a reasonable amount of authority should be delegated. It should neither be more than that what is required, not it should be less. ओके इसके अलावा तीसरी जो तकनीक है अनुशासन, डिसिप्लिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत निर्देशन की अनुशासन तकनीक का उपयोग करने से कार्य को समय पर व्यवस्थित ढंग से निष्पादन करने में सहायता मिलती है। ओके, अनुशासन से क्या होता है, वो करने से कार्य को समय पर, एक तो समय पर और एक व्यवस्थित ढंग से कार्य को व्यवस्थित ढंग से निष्पादन करने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार संपूर्ण संस्था का वातावरण भी अच्छा बना रहता है। किसके द्वारा? अनुशासन, डिसिप्लिन के द्वारा। डिसिप्लिन हेल्प टू गेट द वर्क डन इन द ऑर्गेनाइज्ड मैनर एंड इट इज़ आल्सो इंश्योर दैट देयर इज ए हेल्थी वर्क इन्वायरमेंट। इस प्रकार ये अनुशासन भी निर्देशन के जो क्षेत्र है या संगठक है उसमें इम्पोर्टेंट है। फिर फोर्थ है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। हालांकि समन्वय, विप्रेरणा, पर्यवेक्षक, नेतृत्व, संप्रेषण, इनका अलग से चैप्टर दे रखा है। आगे हम जब नेक्स्ट वीडियो बनेंगे तो इनका प्रत्येक का अलग चैप्टर हम अध्ययन करेंगे और इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे चौथी जो तकनीक है, टेक्निक या क्षेत्र या घटक बोल सकते हैं, तो उसमें कोऑर्डिनेशन इम्पोर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन या समन्वय निर्देशन का एक संगठक या क्षेत्र है जिसमें संस्था के विभागों यानी डिपार्टमेंट या उप विभागों कार्यों क्रियाओं में समन्वय स्थापित किया जाता है ताकि उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। मैंने क्या है, उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए किया जाता है। समन्वय संस्था में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने, संस्था में जो संसाधन है उनका उपयोग करने एवं इम्पोर्टेंट बात इसमें न्यूनतम लागत यानी मिनिमम कॉस्ट पर अधिकतम उत्पादन, मैक्सिमम प्रोडक्शन करने एवं संस्था के निर्बाध संचालन के लिए आवश्यक है। यदि संस्था की सभी कार्य क्रियाएं में समन्वय स्थापित हो तो वह एक अच्छे निर्देशन का सूचक माना जाता है। ओके, coordination, this is a component of direction in which coordination is maintained among the work and the department of the organization so that the objectives can be achieved. Coordination is important for smooth working of the organization. Better coordination among the various factors is the indicator of good direction. किसका इंडिकेटर है? गुड डायरेक्शन का कोऑर्डिनेशन। फिर नेक्स्ट है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। व्यक्ति को इच्छित तरीके से कार्य निष्पादन करने हेतु प्रोत्साहित करने को ही हम अभिप्रेरणा कहते हैं। व्यक्ति की जो इच्छा है उसके अकॉर्डिंग उसको कार्य सौंप दिया जाए तो वो अधिक मेहनत से और अधिक ढंग से काम करेगा। इसे ही हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा तकनीक का उपयोग करने से व्यक्ति में कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, अधिक संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि अधिक यानी सेटिस्फेक्शन अधिक मिलता है और अधिकतम सहयोग भी प्राप्त होता है, कोऑपरेशन भी अधिकतम प्राप्त होता है। कर्मचारी को अभिवृद्ध करने के लिए वित्तीय एवं अवित्तीय विधियों का उपयोग भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल का यूज भी किया जा सकता है। किसके लिए? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन के लिए। तो ये भी निर्देशन की जो टेक्निक है उसमें इम्पोर्टेंट मोटिवेशन है टेक्निक शामिल है। इट इज़ ए टेक्निक इन विच पीपल आर मेड टू परफॉर्म देयर वर्क विलिंगली। दिस टेक्निक हेल्प टू सेटिस्फाई द एम्प्लॉयज़ एंड मोटिवेट्स देम टू वर्क बेटर। In order to motivate the employees, various financial and non-financial method are used. Okay. अब नेक्स्ट है पर्यवेक्षण, सुपरविजन। इसके अंतर्गत पर्यवेक्षक का अर्थ क्या होता है? उच्च अधिकारी द्वारा यानी हाई लेवल जो उच्च अधिकारी होते हैं, जो टॉप ऑफिसर होते हैं द्वारा अधीनस्थ
मैंने अधीनस्थ का अर्थ बताया था आपको। अधीनस्थ का मतलब होता है जो उच्च अधिकारी के अधीन काम करने वाले हैं, सबऑर्डिनेट्स। अधीनस्थ को देखने से अर्थार्थ, या हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, अधिकारी एवं अधीनस्थ का आमने सामने संपर्क होना, फेस टू फेस पर्यवेक्षण हमें ये होता है। फेस टू फेस आमने सामने होना पर्यवेक्षण के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार इसके अंतर्गत नित्य प्रतिदिन कार्यों का आवंटन, यानी जो रूटीन के जो कार्य है, डेली के जो कार्य है, कार्यों का आवंटन, अलॉटमेंट, आवश्यक यंत्र उपलब्ध कराना। इसके अलावा कार्यों का आवंटन होने के बाद में, अलॉटमेंट होने के बाद में आवश्यक यंत्र उपलब्ध कराना एवं आवंटित कार्यों के संतोषजनक निष्पादन हेतु नेतृत्व प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क करने के निर्देशन के नाम को भी अधिक आसान एवं सुविधाजनक किया जा सकता है। ओके, अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ के साथ प्रत्यक्ष संपर्क करके जब प्रत्यक्ष संपर्क होगा किसके बीच में, अधिकारी और अधीनस्थों के साथ में, तो निर्देशन के कार्यों को अधिक आसान व सुविधाजनक किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है ये। जब आमने सामने होंगे तो कोई भी समस्या ही होगी, तो आमने सामने जब होगा अधीनस्थ और अधिकारी तो अपनी समस्याओं का सामने रखेंगे, जिससे कि क्या होगा, समस्या दूर होगी और कार्य क्या होगा, आसान होगा और सुविधाजनक भी किया जा सकता है। सुपरविजन मीन्स overseeing the activities of the subordinates. This includes a direct contact with the subordinates, allotment of work, providing them with input to carry on the work, and providing them effective leadership. Okay, providing them effective leadership. Thus, by supervising the superior, maintain a direct contact with the subordinates. तो इस प्रकार ये भी एक तकनीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट है लीडरशिप, नेतृत्व। लीडरशिप का जो चैप्टर है, आगे हम इसका अर्थ और किस प्रकार से नेतृत्व किया जाता है वो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। नेतृत्व, यहाँ पे हम सारांश में देखते हैं, नेतृत्व कर्मचारियों यानी लीडरशिप कर्मचारियों के व्यवहार को प्रभावित करने की एक प्रक्रिया को निर्देशन की एक महत्वपूर्ण तकनीक माना जाता है। इस तकनीक में नेतृत्वकर्ता अपनी योग्यता से, अपनी एबिलिटी से लक्ष्य प्राप्ति हेतु व्यक्तियों को प्रभावित करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि अपनी योग्यता से, जो नेतृत्व करता है वो अपनी योग्यता से लक्ष्य प्राप्ति हेतु व्यक्तियों को प्रभावित करता है, और इस प्रकार इस तकनीक के माध्यम से व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से परिवर्तन करने हेतु प्रभावित होते हैं। व्यक्ति अपने स्वैच्छिक रूप से परिवर्तन करने हेतु प्रभावित होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ताकि निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। लीडरशिप इज द टेक्निक ऑफ द इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स। Leadership is the technique of influencing the behavior of others. Under this technique, the leadership uses his skill to influence the subordinates. Thus, this technique helps the subordinate to work willingly. Okay? तो इस प्रकार ये नेतृत्व। अब लास्ट है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है निर्देशन की तकनीक में। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट संप्रेषण, कम्युनिकेशन। निर्देशन की इस तकनीक में उच्च से निम्न अधिकारियों को आदेश निर्देश दिए जाते हैं। आदेश निर्देश कहाँ से आएंगे, उच्च से कहाँ की तरफ, निम्न की तरफ, और अधीनस्थ कार्य करते हैं, लेकिन इनका स्पष्ट होना आवश्यक है। आदेश कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना जरूरी है, ताकि आपस में कोई भ्रम, कोई कन्फ्यूज़न पैदा ना हो, क्योंकि भ्रम ही संप्रेषण का बड़ा शत्रु यानी दुश्मन है। आदेश कैसे होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, जिसमें कि कोई भी कर्मचारी को भ्रम, कन्फ्यूजन, डाउट्स पैदा ना हो। यही, क्योंकि भ्रम ही संप्रेषण का सबसे बड़ा शत्रु, एनिमी है। इसके अतिरिक्त आधुनिक युग में क्रियाओं को संगठित करना, उद्देश्य की प्राप्ति करना एवं भागीदारी होना प्रभावी संप्रेषण का योगदान है।
अब हम देखते हैं संप्रेषण के प्रकार। ये तकनीक अनेक हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से हैं। तो कम्युनिकेशन अंडर दिस टेक्निक द सुपीरियर इशू द इंस्ट्रक्शंस टू द सबऑर्डिनेट्स एंड द सबऑर्डिनेट फॉलो देम एंड वर्क अकॉर्डिंगली, बट द सेम टाइम द सुपीरियर has to ensure that there is no confusion while communicating, as a confusion is the biggest enemy of communication. Biggest enemy of communication क्या है? Confusion है. In modern time the communication plays an important role to perform direction. There are various means and method of communication which are used these days. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो कम्युनिकेशन संप्रेषण है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है निर्देशन में संप्रेषण। तो इस प्रकार जो चैप्टर निर्देशन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से परिपक्ष में पर्सपेक्टिव में, वो निर्देशन की संगठक या क्षेत्र अथवा निर्देशन की तकनीक। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, थैंक यू।